नमस्कार। आज मेरे पास देखिए एक माचिस की डिबिया है और इस माचिस की डिबिया और एक कॉइन, 1 रुपये का जो कॉइन है, इसके साथ हम एक मज़ेदार प्रयोग करेंगे। तो ये कॉइन को मैं माचिस की डिब्बी के कवर और अंदर की जो डिब्बा है उसके बीच में मैंने इस तरह से फंसा लिया है। तो ये देखिए, अभी कॉइन इसके बीच में फंसा हुआ है और रेस्ट पर है। तो अगर हम देखें कि ये रेस्ट पर क्यों है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो धरती के कारण से वेट है, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ आपको पता है कि होगा, पर इसके वेट को कोई बैलेंस कर रहा है ऊपर की तरफ से। तो ऊपर की तरफ इसके ऊपर कौन से बल लग रहे हैं? ऊपर की तरफ माचिस की डिब्बी इस कॉइन पर एक फ्रिक्शन का फोर्स लगा रही है और क्योंकि ये सब रुका हुआ है तो ये जो फ्रिक्शन है वो एक स्टैटिक फ्रिक्शन है और उतना ही लग रहा है जितना इसका वेट है। तो इस वक्त कॉइन के ऊपर एक फ्रिक्शन है जो कि ऊपर की तरफ है और वो कॉइन के वेट के बराबर है। अब मैं इस कॉइन को इस डिब्बी के बाहर निकालना चाहती हूँ बिना कॉइन को छुए हुए। तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ? तो देखिए, ये बहुत ही आसान है। मैं इस डिब्बी को किनारे से, ये कॉइन इधर है और डिब्बी को मैं किनारे से ठोक रही हूँ। तो देखिए, मैंने ठोका, मैंने माचिस की डिब्बी को ठोका पर कॉइन बाहर आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ और ये कॉइन को किसने बाहर लाया और कॉइन किधर चल रहा था? ये जानने के लिए हम इस पर लगते हुए बलों की थोड़ी एनालिसिस करते हैं। कहाँ से? ग्राउंड के फ्रेम से हम इसकी एनालिसिस करेंगे। तो जो ग्राउंड का फ्रेम है उसमें मैं जो बल लगा रही हूँ माचिस की डिब्बी के ऊपर, वो उसके कारण से माचिस की डिब्बी कुछ एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। पर नीचे जाती हुई डिब्बी अब कॉइन के ऊपर एक फ्रिक्शन का फोर्स लगा रही है और वो फ्रिक्शन का फोर्स अब नीचे की तरफ है। तो जब मैं माचिस को ठोकती हूँ तो कॉइन के ऊपर जो पहले फ्रिक्शन का फोर्स ऊपर की तरफ था, अब वो नीचे की तरफ हो जाता है। तो देखिए, मैं एक यहाँ बोर्ड पर चित्र बना रही हूँ और आप उससे देख सकते हैं कि कॉइन के ऊपर कौन से फोर्सेस हैं। ये हम सारी एनालिसिस ग्राउंड फ्रेम से कर रहे हैं। तो ये है हमारी माचिस की डिबिया और यहाँ है ये कॉइन, ये आपको दिख रहा होगा। अब जब मैंने इस डिब्बी को ठोका तो ये डिब्बी नीचे चलने लगी एक एक्सेलरेशन से और कॉइन का वेट तो नीचे की तरफ ही था और अभी भी नीचे की तरफ ही होगा, लेकिन नीचे जाती हुई डिब्बी एक फ्रिक्शन का फोर्स कॉइन के ऊपर जो लगा रही है वो भी नीचे की तरफ लगा रही है और इन दोनों फोर्सेस के कारण जो नीचे की तरफ लग रहे हैं, कॉइन नीचे की तरफ ही एक्सेलरेट कर रहा है। पर अगर कॉइन भी नीचे की तरफ जा रहा है और डिबिया भी नीचे की तरफ जा रही है, तो कॉइन बाहर आया ही क्यों? वो इसलिए कि ये जो फ्रिक्शन का जो फोर्स है उसकी अपनी एक सीमा है। जब मैं इस डिब्बी को ठोक रही थी तो
बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा उसकी वेलोसिटी आ जाती है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा था उस अंतराल में जब मैं इसे ठोक रही थी। तो फ्रिक्शन का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है जब कॉइन एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन ये फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स इतना ज़्यादा नहीं लग सकता और इसके कारण से जो एक्सेलरेशन भी है वो भी कॉइन के ऊपर कम होगा और इसलिए जो टोटल एक्सेलरेशन है कॉइन का वो इन दोनों फोर्सेस के कारण हम देख सकते हैं कि टोटल एक्सेलरेशन कॉइन का क्या होगा। ये जो दोनों फोर्सेस को मैंने अगर ऐड किया और कॉइन के मास से, मान लीजिए m है कॉइन का मास, उससे भाग दे दिया तो इतना है कॉइन का एक्सेलरेशन। और ये जो एक्सेलरेशन है ये g से ज़्यादा होगा क्योंकि ये जो वेट है कॉइन का वो नीचे की तरफ है और फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ है। वेट के कारण एक्सेलरेशन है g और उसमें और ऐड हो गया F/m, तो इसका एक्सेलरेशन g से ज़्यादा है। पर ये जो एक्सेलरेशन कॉइन का आ रहा है वो नीचे जाती हुई जो माचिस का एक्सेलरेशन है उससे कम है। तो माचिस का जो एक्सेलरेशन है ये हम ये इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉइन का एक्सेलरेशन माचिस के एक्सेलरेशन से कम है, इसीलिए दोनों नीचे जा रहे हैं। कॉइन भी नीचे जा रहा है उस दौरान जब मैं डिब्बी को ठोक रही हूँ और माचिस की डिब्बियाँ भी नीचे जा रही है, पर माचिस की डिब्बियाँ ज़्यादा नीचे जा रही है और कॉइन थोड़ा कम नीचे जा रहा है और इसीलिए आपको ये जो कॉइन है वो थोड़ी देर के बाद आपको दिखता है कि वो कॉइन बाहर आ गया है। मैं सिर्फ उस समय अंतराल की बात कर रही हूँ जब मैं डिब्बी को ठोक रही हूँ। हर बार जब मैं ठोकती हूँ उसके बाद मैं रुकती भी हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने ठोका, ये कॉइन थोड़ा सा बाहर आया, अब मैं रुक गई और जैसे ही मैं रुकती हूँ वैसे ही कॉइन के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो फिर से डायरेक्शन चेंज करके ऊपर की तरफ हो जाता है। तो है ना मज़ेदार बात कि बार बार ये कॉइन के ऊपर जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है वो चेंज होता जा रहा है, ये जो मैं प्रक्रिया कर रही हूँ। पर जिस वक्त मैं ठोक रही हूँ उस दौरान माचिस नीचे जा रही है, कॉइन भी नीचे जा रहा है, लेकिन माचिस ज़्यादा नीचे जा रही है और कॉइन थोड़ा कम नीचे जा रहा है और इसीलिए जैसा कि हमने आपको अभी बताया वो कॉइन बाहर आ गया है। तो ये तो कहानी हुई ग्राउंड के फ्रेम से और ग्राउंड के फ्रेम से हमने आपको ये सारी प्रक्रिया और सारे बल की सहायता से ये समझाने की कोशिश करी। पर मान लीजिए कि मुझे ये सारी एनालिसिस इस माचिस की डिब्बी के फ्रेम से करनी है। अब तो माचिस की डिब्बी के फ्रेम से अगर मैं एनालिसिस करती हूँ तो उस फ्रेम में माचिस की डिब्बी अपने ही फ्रेम में तो रुकी हुई है और इस फ्रेम में कॉइन अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम अब ये सारी एनालिसिस को माचिस की डिब्बी के फ्रेम से करते हैं। तो मैं यहाँ पे अब मैच बॉक्स का फ्रेम, इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि माचिस की डिब्बी के फ्रेम से है तो इसीलिए यहाँ पे ये मैंने हटा दिया। अब यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है कि माचिस की डिब्बी के फ्रेम से फोर्स तो जो रियल पहले लग रहे थे अभी भी लगेंगे। ये
फ्रिक्शन का फोर्स नीचे की तरफ और वेट भी नीचे की तरफ। लेकिन माचिस की डिब्बी के फ्रेम से कॉइन तो ऊपर जाता हुआ दिखता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फोर्स लग रहे हैं नीचे की तरफ और एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ? तो ये बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो माचिस की डिब्बी का फ्रेम है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऐसा हो सकता है कि जो एक्सेलरेशन हो वो किसी दिशा में हो और फोर्स हो वो किसी और दिशा में हो। ये इसलिए क्योंकि न्यूटन का जो गति नियम है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के लिए वैलिड नहीं है। इसमें F = ma नहीं होता है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन जो है वो लगे ऊपर की तरफ और फोर्स है वो नीचे की तरफ। पर हमें अगर न्यूटन के गति नियम जो यहाँ नहीं लगते उन्हें लगाना है और लगा कर के एनालिसिस करनी है, तो ऐसे में मुझे मानना पड़ेगा कि इस कॉइन के ऊपर ये रियल फोर्सेस के अलावा भी एक और फोर्स लग रहा है, और वो है, और उसे मैं कहूंगी एक स्यूडो फोर्स। स्यूडो यानी छद्म, एक छद्म बल लग रहा है इसके ऊपर। ये मेरा ऐसा मानना है। और ये क्यों मैं मानना चाहती हूँ? क्योंकि मुझे न्यूटन का गति नियम यहाँ पर लगाना है, इसीलिए ये मेरे लिए अनिवार्य है कि मैं सूडो फोर्स लगाऊं यहाँ पर। नहीं तो F = ma का जो इक्वेशन है वो मैं यहाँ नहीं यूज कर पाऊंगी। तो यहाँ एक ऊपर की तरफ सूडो फोर्स लगेगा, और ये सूडो फोर्स कितना लगेगा कॉइन के ऊपर? जो एक्सेलरेशन है फ्रेम का वो मैं अगर लिखूं A इस तरह से A फ्रेम, तो जो सूडो फोर्स होगा उसे हम लिखते हैं -ma फ्रेम। तो ये जो सूडो फोर्स है आप देख रहे हैं, मैंने इसे कॉइन के मास को फ्रेम के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया है। तो मास है कॉइन का और एक्सेलरेशन जो मैं ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ फ्रेम का। इसी से ही पता चलता है कि ये एक छद्म बल है और ये मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है। तो एक्सेलरेशन फ्रेम का तो नीचे की तरफ हमने लिया था, तो इसीलिए ये जो सूडो फोर्स है ये ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पर लगाया है, और AF ये फ्रेम के एक्सेलरेशन को बता रहा है ऊपर की तरफ। तो अब हमारे पास ये दो जो पहले के फोर्स हैं वो तो है ही, और ये रियल फोर्स है, और ये अब आ गया सूडो फोर्स। तो जो हमारा कॉइन का एक्सेलरेशन है वो इन सारे फोर्सेस को मैं अगर ऐड करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये सूडो फोर्स ऊपर की तरफ, और वो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि मैचबॉक्स के फ्रेम से जो कॉइन है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, और यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ हैं। तो ये हो गया कुल बल जो कॉइन के ऊपर लग रहा है मैचबॉक्स के फ्रेम में। और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं कॉइन के मास से तो ये मुझे मिल जाएगा कॉइन का एक्सेलरेशन जो कि ऊपर की तरफ है। अब तो अब यहाँ पर हमने देखा इस एनालिसिस में कि कॉइन मैचबॉक्स के फ्रेम में ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है और उसका एक्सेलरेशन है इतना,
लेकिन धरती के फ्रेम से या ग्राउंड फ्रेम से मैच बॉक्स और जो कॉइन है दोनों ही नीचे की तरफ ही एक्सेलरेट कर रहे हैं। थैंक यू।